नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल द मैथ्स कोच में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूपीएसआई का जो रिज़ल्ट है उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है, और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि जो नई वैकेंसी आने वाली है लगभग 850, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रख सकते हैं जिससे हमारा जो मार्क्स है वो अच्छे आ जाएँ और हमारा सिलेक्शन दोबारा हो जाए, या हम अगर इसमें रह गए हैं तो उसमें कैसे हम दोबारा सिलेक्शन ले पाएँ। जैसे कि रिज़ल्ट के रिगार्डिंग तो अभी कोई फिक्स डेट तो नहीं आ पाई है, लेकिन इतना है कि जल्द से जल्द आने वाला है। और साथ ही साथ अभी जैसे अपने अनिरुद्ध सर हैं, उन्होंने बताया कि दो तीन हफ्तों में आ जाएगा। साथ ही साथ और भी ये अनुमान अपना भी है कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि रिज़ल्ट बन चुका है, किसी कारणवश रोक दिया गया है या आपसी सहमति नहीं हो पा रही है। तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जल्द से जल्द, या यूँ कह सकते हैं कि अप्रैल में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसके रिगार्डिंग आप अपनी रनिंग एकदम कम्प्लीटली तैयार करके रखिए, किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। और अगर दोनों टाइम रनिंग नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट 1 टाइम रनिंग आप करते रहें मॉर्निंग में, और हो सके तो लेट रनिंग करें। लेट रनिंग का मतलब कि 8-9 बजे 10 बजे के आसपास हल्की हल्की धूप में प्रैक्टिस करते रहें। क्या पता कि धूप में ही रनिंग करनी पड़ जाए, आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप वहाँ पे फेल नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत रंग लाएगी। ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा हम रनिंग करना छोड़ दें, और एक वक्त ऐसा है कि हम रनिंग ही ना निकाल पाएँ, जिसका पछतावा हमें बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि हम रिटर्न निकालेंगे, अगर फिजिकल में फेल हो जाएंगे तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है। अगर हम रिटर्न नहीं निकालते तो यार एक अलग बात थी। साथ ही साथ जो नई वैकेंसी आने वाली है 850 के आसपास, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं सर? इसमें यह है कि आप मैथ को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैथ में ज़्यादा नहीं होता, 3-4 चैप्टर्स होते हैं। अगर आप उनको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपके मार्क्स 40 में से 28, 29, 30 आ जाएंगे। जैसे कि उसमें एक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से 2-3 क्वेश्चन आपके ईजिली आ जाते हैं और सबसे ईजी चैप्टर होता है। अगर हम अंडर रूट वाले सेक्शन को छोड़ दें तो जो इसमें बॉड मास पे होता है, ये सब काफ़ी इजी होते हैं। साथ ही साथ अगर हम फ्रैक्शन चैप्टर एक बहुत बड़ा होता है, उसका कोई स्पेसिफिकेशन चैप्टर नहीं होता। उसमें फ्रैक्शन से जुड़े आप कई चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज को भी हम एज अ फ्रैक्शन ही मतलब कि सॉल्व करते हैं, बस उसका देखने का अपना नज़रिया अलग होता है। हम हर परसेंटेज को फ्रैक्शन में ही चेंज करके सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ आपका ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, रेशियो भी एक एज अ फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करके हम लोग कर लेते हैं। तो अगर आपका फ्रैक्शन चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका लगभग आधा मैथ खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन, रेशियो, परसेंटेज। फिर इसी में अगर ये तीनों चैप्टर आपके स्ट्रांग हो गए तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस और ये सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं इसी में। बस उसमें स्टेटमेंट होता है। अगर आपका ये फ्रैक्शन, रेशियो और परसेंटेज तीनों आपका अच्छा कोऑर्डिनेशन हो गया, समझ हो गया, तो आपका लगभग आधा मैथ खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं पे बेस्ड आते हैं कि इनको कैसे फ्रैक्शन चेंज करके। और रेशियो वाला चैप्टर तो मस्टली आप एकदम अच्छे से ही स्ट्रॉन्ग करना। और साथ ही साथ आपका जो होता है टाइम वर्क, और इसके बाद टाइम वर्क में भी आप एक ट्री मेथड होता है, वेन डायग्राम मेथड होता है, अपना अलग जो आपको सूटेबल पड़े वो आप अपनाइए। और साथ ही साथ आप इस डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ये तीनों जो पार्ट हो गए। पहले आपको तैयार करना है कि फ्रैक्शन, रेशियो और परसेंटेज, ये तीनों को एक मान के इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि मैथ आपका 50% इन्हीं तीनों पे बेस होता है। ये 3 स्तंभ हैं, इनका हर कैलकुलेशन में हर जगह इनका यूज़ होगा, चाहे छोटा सा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा हो। उसके बाद फिर आपको तैयार करना है टाइम एंड वर्क। टाइम वर्क में ही आपका सब आ जाएगा, आपका पाइप एंड सिस्टम्स आ जाएगा, वेजेस आ जाएगा, जितना काम होगा उतना ही पैसा देना पड़ेगा, सभी इसमें आ जाते हैं। साथ ही साथ आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में भी आपका ट्रेन से लेके सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला यही 3 पोर्शन में आपको मैथ्स तैयार करना है। सिंप्लीफिकेशन वगैरह आप नॉर्मली एक बार देख लेंगे तो हो जाएगा। इतना कर लेने से आपका लगभग 60 to 70% तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। तो इनको मेनली तैयार करना, इन पर मेनली फोकस करना है मैथ्स के लिए। अगर आपका मैथ्स वीक है तो इन चैप्टरों को ज़्यादा नहीं है, कितने 5-6 चैप्टर हैं, इनको कर लेने से आपके 70% मैथ्स कवर हो जाएंगे। और बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग कोई कैसा भी लड़का हो, 50% 60% उसे आता ही है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि प्रैक्टिस खूब करें। वो प्रैक्टिस में क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग कर तो सब लेता है, जो बच्चा सिलेक्शन लेता है वो इस वजह से उसके क्वेश्चन ज़्यादा सही होता है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो उसके होते हैं वो स्पीडली करता है। एक छोटा सा बच्चा भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कर ले जाता है, लेकिन क्या फ़र्क इतना होता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप टाइम को मैनेज करें रीजनिंग में। रीजनिंग कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस कर लेंगे, और जैसे ये टाइम बचेगा, आपका मैथ अगर वीक है तो मैथ में वो टाइम हम दे सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और जैसे आपका ब्लड रिलेशन हो गया,
कुछ क्वेश्चन इसमें ईजी आते हैं, कुछ इसमें घुमाने वाले होते हैं। अगर आपका जैसे माइंड फ्रेश है तो ही लगेगा, उसमें उलझन समझ में आ रही तो तुरंत उसको स्किप कर दे। ऐसा नहीं कि आप एक साइड से बैठ गए तो पूरा रीजनिंग सॉल्व करके ही हटेंगे, ऐसा नहीं है। आप एक बार स्मूथली एक बार चेक करेंगे तो आपका 40 to 50% क्वेश्चन पेपर ऐसे ही लग जाता है। नहीं भी लगता आपको 30% क्वेश्चन पेपर ऐसे ही लग जाएगा। जब आप शुरू से लास्ट तक आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो 30% क्वेश्चन पेपर आपका यूं ही पढ़ते ही आ जाएगा। और रीजनिंग तो मोस्टली ज़्यादा उसमें खास चैप्टर्स होते नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। उसमें कोई स्पेसिफाइड टीचर्स या वैसे पढ़ने की नीड नहीं है। आप नॉर्मल अगर यूपीएसआई की तैयारी करें तो आपके पास इतने सेंसेस और सेंस ऑफ ह्यूमर होगा कि आप कौन से क्वेश्चन किस तरीके से लगा सकते हैं, और एक नॉर्मल प्रैक्टिस से आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। साथ ही साथ आती है हिंदी के लिए। हिंदी के लिए आप एक बार उसका सिलेबस पढ़ लीजिए किसी भी टीचर से XYZ से, और उसके बाद फिर नॉर्मल एक प्रैक्टिस उसका डेली लगाइए। हिंदी का एक प्रैक्टिस एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, एक महीने में हो जाएगा। फिर आप आधे घंटे 1 घंटे की चाहे शाम को कोई एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे बहुत से हिंदी भाई अरुण सर भी कराते हैं एग्जामपुर के, अपने विवेक सर जो एक क्लास कराते हैं शाम को, या फिर आप रोजगार विथ अंकित पे भी जाके देख सकते हैं। मतलब जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो अपना एक हिंदी की क्लास देते हैं प्रैक्टिस, वो करते रहो, वो एक रेगुलर बना के रखो। और रीजनिंग एक बार अगर तैयारी कर रहे हो तो आपने तो एक बार रीजनिंग पढ़ी रखी होगी, तो रीजनिंग में नॉर्मल प्रैक्टिस करते रहें। एक प्रैक्टिस सेट ले लें, या किसी भी एग्ज़ाम का, ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर अब यूपीएसआई का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मिलेगा तभी आप करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम को आप ले आओ, उसमें से जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कोई आजकल फिक्स नहीं था। एक लास्ट में पॉइंट देते हैं मिसलेनियस में ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचता जो उसमें ना आए। तो हम ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, ये स्टेटमेंट गलत होता है। वो अपना सेफ पर्पस लेके लास्ट में मिसलेनियस देते हैं। विविध में हर चीज़ आ जाता है। तो अब हर एग्ज़ाम्स जो रिसेंट में हुए हैं उनके जो रीजनिंग के हैं वो लगाते रहें। हिंदी के लिए एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। साथ साथ एक प्रैक्टिस लगाते हैं, एक प्रैक्टिस की जो क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पे, उन पे आप देख सकते हैं। और बचता है आपका जीएस में आप ज़्यादा घुसना नहीं है। आपको एक बार पॉलिटी अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से मतलब कि डीपली पढ़नी है, एटलीस्ट पीसीएस लेवल की ही पढ़नी है, सिविल सर्विसेज के लेवल की पढ़नी है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे क्वेश्चन के आंसर को। क्योंकि पॉलिटी का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ इसका जो पोर्शन है वो बहुत कम है। मतलब कि आप अगर 2 से 3 महीने अगर डीपली इसको पढ़ लेंगे तो आपका ये जो पॉलिटी है ये आपका 10 से 12 क्वेश्चन दे जाएगा। साथ ही साथ आप कर लेंगे अपना मूल विधि और ये पॉलिटी, इतना अगर आपका स्ट्रांग कर लेते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके ये हो जाते हैं। एटलीस्ट 18 क्वेश्चन तो आपसे इनसे मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपका बचता थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत इकोनॉमी। और जब आप 2-3 महीने पढ़ लें उसके बाद फिर आप अपने आप को खुद से आइडेंटिफाई करें कि आप कितने पानी में हैं। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते चले जा रहे हो और खुद को जज नहीं कर पा रहे। लाइफ में जज बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपना जज, ना कि दूसरे का जज कि तुम ऐसे हो वैसे हो, नहीं, खुद का जजमेंट करना। अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करें तो आप अपने आप को खुद को मतलब कि पॉइंट्स देना स्टार्ट करो कि तुम्हारी पढ़ाई में क्या कमी रह गई क्या नहीं। एक प्रैक्टिस सेट पेपर उठाओ, उसमें सॉल्व करो। मैं अपना खुद बताऊं, मैं जब पहला दिया तो मेरे शायद 83 या 84 क्वेश्चन सही हुए थे, क्योंकि 7-8 साल बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। मैं खुद जीएस पोर्शन में मतलब कि सेक्शनल कॉलेज तो 35% भी नहीं ला पाया था। बाद में मैंने प्रैक्टिस किया और लास्ट में जब एग्ज़ाम हुआ तो मेरे 27 क्वेश्चन जीएस में सही हैं, 34 मैथ में सही हैं और 36 रीजनिंग में और 30 हिंदी में सही हैं। तो प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपका एक ऐसा वक्त आएगा कि आप पार कर ले जाएंगे। मतलब कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऐसा नहीं कि मूल विधि इतना ब्रॉड है। लगभग आप जब पढ़ने लगेंगे आप खुद को अच्छा लगने लगेगा। लगभग मैंने 20 से 21 एक्ट तैयार किए थे, और ऐसा नहीं कि ये मतलब बड़ा था। ठीक है, आपको लगता है कि जो आईपीसी सीआरपीसी है बहुत बड़ा, तो इनको लास्ट में रख सकते हो कि जब एग्ज़ाम्स आएगा तब हम इनको कर लेंगे। जितने में आप आईपीसी सीआरपीसी तैयार करेंगे उतने में आपके कम से कम 8-10 तैयार हो जाएंगे एक्ट वगैरह। तो मूल विधि आपका, लेकिन मूल विधि को ड्रॉप नहीं करना है। लोग जब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही थी, लोग बता रहे थे कि मूल विधि से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, 3-4 क्वेश्चन आएगा। मेरे खुद पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, तो इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप मूल विधि और पॉलिटी ये दोनों इंपॉर्टेंट रखिए। साथ उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स का बहुत छोटा चैप्टर होता है, 1 वीक में आप इकोनॉमिक कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद फिर जब आप प्रैक्टिस सेट देंगे, आप वीक में 1 प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट जैसे ही आप देंगे तो उसमें क्या होता है कि
40 जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें मान लीजिए आपको 18-20 आ रहे हैं या 15-20 आ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, फिर बाद में देखते हैं इतना सही, उसको एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। मैथ्स में कौन सा पोर्शन आपका छूटा है और जिस तरीके से आपने सॉल्व किया, क्या उस तरीके से उसमें सॉल्व किया गया, क्या उसमें बेहतर तरीका दिखा है, रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया, उसको एक एनालिसिस होता है। उसमें आप देखेंगे कि आपका जो एक अच्छा सा, जैसे चाहे टेक्स्ट बुक हो गया, चाहे मतलब कि और भी आते हैं, ग्रेडअप का हो गया, तो इनमें आपको दिखा देगा कि आपने किस में ज़्यादा टाइम लिया। तो उन सब टाइमों को कवर करना सीखें। एक स्ट्रेटजी एकदम कंप्लीट बनाइए और उसके साथ तैयारी करिए। नहीं तो फिर आप सालों साल पढ़ते रहेंगे, फिर आप कहेंगे कि मतलब कि धांधली हो गई, ये हो गई। धांधली वांधली का एक बहाना होता है, एक्सक्यूज। जो होता है वो हो ही जाएगा, हम आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें ये है कि आपको एक सीट चाहिए, हमें एक सीट चाहिए, बस बात ख़त्म। और हम एक सीट के लिए, अब जैसे मैंने एक एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरे 92% मार्क्स थे, हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, हाई कोर्ट में था कोई वैकेंसी, तो मेरा नहीं हुआ 92%। मुझे पता है कि उसमें कुछ इंटरनल सेटिंग्स होंगी, जो भी होगा। तो इसका ये बहाना नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, नहीं होगा मेरा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको एक ही सीट चाहिए। क्या धांधली है, वो तो सरकार का अपना इश्यूज़ है, भर्ती बोर्ड अपना देखेगा। हमें एक सीट चाहिए बस। अगर कट ऑफ 80% जा रहा है, 85% जा रहा है, तो हम क्यों नहीं ला सकते उसमें? बस हमें उसमें आना है, दैट सीट। तो आप मैथ के लिए 5 चैप्टर वो एकदम बेसिकली तैयार कर लीजिए। और कोई कैसा भी कंपटीशन हो, 70% बहुत होता है। आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जीएस के लिए बता दिया, पॉलिटी, मूल विधि, उसके साथ साथ आप इकोनॉमिक के 1-2 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक बहुत ही ईजी है, आप 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर 2-3 क्वेश्चंस और हैं, सोशलिज्म पढ़ लीजिए, और उसके बाद फिर समाजवाद और ये कई चीज़, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। आप उनको पढ़ के आप इजली 1-2 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देना। और हिस्ट्री के लिए आप इतना ज़्यादा ब्रॉड में मत पढ़िए कि यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा इतिहास ही पढ़ डाला। आया एक क्वेश्चन ऐसा आता था कि जो आपको पहले से ही आता था। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते ही आप कुछ उसमें पॉलिटी के ही कवर कर ले जाएंगे। जब आप पॉलिटी स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो उसमें कुछ पोर्शंस जो होते हैं वो हिस्ट्री के भी उसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे मूवमेंट हो गए, फिर उसमें जब क्या रिपोर्ट तैयार हुई, कौन से मिशन में कौन कौन आया, इंडिया में कौन कौन आया, तो क्रिप्स मिशन में कौन कौन आया, तो ये हर चीज़ें मतलब ये हिस्ट्री भी आपका ऐड कर लेगी, पॉलिटी भी ऐड कर लेगी। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा पॉलिटी आ जाएगा, पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, और मूल विधि पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बचा ज्योग्राफी वगैरह। तो ये जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो जब उसको आप एनालिसिस करेंगे जीएस में, तो उसमें ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल जाएंगे जो इन फ्यूचर काम आएंगे। और यही एग्जैक्ट मेरे साथ हुआ भी था। और मतलब कि मैं 5 महीने ठीक ठाक पढ़ाई की थी। मतलब कि अप्रैल मई के बाद, मई में चुनाव हुए थे, उसके बाद फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैंने अपना एग्ज़ाम दिया और मतलब अच्छे मार्क्स है, 127 क्वेश्चन सही हुए। ओबीसी कैटेगरी थी, और उम्मीद है कि हो जाएगा। और मैं रनिंग की तैयारी भी कर ही लिया हूँ, तो अब मुझे लगता है कि आई होप कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो और आप साथ ही साथ रनिंग करते रहे। बाय द वे, इसमें आपका नहीं हो जाता तो आपके लिए नेक्स्ट में ये चांस होगा कि जैसे जो भी अच्छे लड़के थे उनका ऑलरेडी इसमें हो चुका है। बच्चे कुछ ही लोगों का, जो नए लड़के होते हैं, उनका क्या होता है कि कंपटीशन, देखो उनके पास नॉलेज, स्टेमिना, हर चीज़ होती है, लेकिन एक कंपटीशन का जो एक्सपीरियंस होता है बहुत मैटर करता है। आप 2-3 बार से कोई अगर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उसमें आपका एक एक्सपीरियंस बहुत अहम भूमिका निभा जाता है कि आपने क्या गलतियाँ की थी, उन गलतियों से आप सीख करके आप इसमें क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत मदद करेगा। और आप एक सही स्ट्रेटजी से पढ़िए, ये नहीं कि अंधाधुन आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी को ही टाइम दिए जाना। तो एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक सही समय। जब आपका मैथ वीक है, मैक्सिमम लोगों का वीक होता है, हाँ कुछ लोग होते हैं अच्छे, ऐसी बात नहीं है। आपका मैथ ही एक ऐसा पोर्शन है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, बाकी सब आपके बराबर होंगे। तो मैथ को आप स्किप किसी भी लेवल पे नहीं करेंगे। आप मैथ के लिए तीन सबसे पहले आप पढ़िए, कुछ भी हो जाए। इनको आपको कहते हैं ना कि ये डर नहीं लगता कि आप 100 तरीके जानते हैं, डर इसलिए लगता है कि एक तरीके को आपने 100 बार कर रखा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन और परसेंटेज, तीनों एक ही हैं, बस इनको अलग अलग देखिए, इनको तरीके में। अगर आप फ्रैक्शन सबसे बढ़िया है, सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया तो आपका रेशियो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज कुछ नहीं होता, बस वो एक 100 को कम रिलेटिवली लेके चला जाता है, बस वही परसेंटेज हो जाता है। वही एक फ्रैक्शन का ही एक विकसित रूप है। तो एक पोर्शन ये हो गया आपका। उसके बाद फिर टाइम एंड वर्क एंड वेजेस आ जाता है,
ये एक थोड़ा सा समझ। अब जैसे ही इन तीनों चैप्टर क्लियर होगा उसके बाद फिर आपका टाइम वर्क एंड वेजेस आ जाएगा। इसी में आपका पाइप, टंकी और सब सारा चीज़ कवर हो जाएगा। फिर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इतना करते ही आप लगभग 25 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे। फिर आपके पास जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आप ऐसे इनको बढ़ाते जाइए। मैथ्स को हमेशा प्रैक्टिस में रखना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। मतलब एक टाइम में मेरा बहुत स्ट्रांग पोर्शन हुआ करता था, फिर 7-8 साल पढ़ाई छोड़ देने के बाद एकदम वीक हो गया था, लेकिन फिर उसको दोबारा रिगेन करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए मैथ को, साथ ही साथ रीजनिंग आप नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप 30, 32, 34 ले जाएंगे। ठीक है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। कोई कितना भी पढ़ा दे, कुछ भी कर दे, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप खुद से नहीं इंटरेस्ट लेंगे, तब तक आपका क्लियर नहीं होने वाला। हिंदी के लिए बता दिया, एक बार आपको कोर्स पढ़ना ही पड़ेगा पूरा, और जीएस का जैसे बता दिया। तो बाकी और कोई अपडेट होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए और फिर सिलेक्शन लीजिए। आई होप कि हमारी आपकी मुलाकात ट्रेनिंग सेंटर में, नहीं तो फिर नेक्स्ट में जब भी आपका सिलेक्शन हो तब जरूर मिलेंगे यूपीएससी में। धन्यवाद।